जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक केस आया है 2 दिन पहले का, हालांकि मेरे पास, और वो केस है उत्तर प्रदेश का, जहां एक हमारा आर्मी का जवान और एक नेवी का जवान जो कि मार्कोस कमांडो है, वो दोनों फिलहाल छुट्टी पर हैं। दोनों दोस्त हैं और आर्मी जवान के भतीजे की शादी थी, जिसमें वो दोनों हमारे सोल्जर और उनके साथ एक और कोई बंदा, वो जाते हैं किसी प्रोग्राम में। उस शादी के सिलसिले में कोई प्रोग्राम लेकर रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो वह रास्ते में एक केस होता है और उस केस की वजह से उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहां एक छोटा सा झगड़ा होता है। उस झगड़े में दोनों पार्टियां राजीनामा कर लेती हैं और पुलिस को राजीनामा भी लिख कर दे देते हैं और वो दोनों पार्टियां घर भी आ जाती हैं। लेकिन उस केस में बाद में एसएचओ साहब आते हैं और उनको पता चलता है कि भाई दो तो फौजी थे और एक और कोई पार्टी, वो चुपचाप राजीनामा कर निकल गए। तो ये बात अब दरोगा जी को हजम नहीं हुई। उनके दिमाग में ये आ गया कि तुम अगर इस तरह थाने में चला राजीनामा करवा दोगे तो फिर जो ऊपर की कमाई होती है वो कैसे होगी। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने, जैसे कोर्ट के पास पावर होती है ना, आपने कई बार सुना होगा कि भाई कोर्ट ने सु मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लिया किसी मामले पर, उस तरह राजीनामा होने के बाद वो थानेदार साहब ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके दोनों पार्टियों पर अपनी तरफ से केस दर्ज कर दिया और केस दर्ज करके फौजी के घर पहुंच गए उसको गिरफ्तार करने के लिए, और दूसरे तरफ से जो बंदा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो आज ये मैं पूरी कहानी डिटेल से बता रहा हूं, इसमें कानून क्या कहता है और थानेदार साहब ने कानून का कहां दुरुपयोग किया। वो चाहते तो दोनों पार्टियां पक्ष राजीनामा हो गया और रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो वो इस चीज़ को फ्री कर सकते थे, लेकिन किस आधार पर उन्होंने ये केस को आगे बढ़ाया, कैसे वो फौजी के घर जाकर उसको कह रहे हैं। चलो, इन्होंने केस भी दर्ज कर दिया। फौजी के घर जाते हैं, उसकी बुजुर्ग माता जी के सामने दरवाजे को इस तरह लात मारते हैं रात को, जहाँ सिर्फ फौजी की माता जी और उसकी वाइफ है। फौजी कहीं जा चुके हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वहाँ जाकर बदतमीजी करना, फिर नेवी के सोल्जर के घर पर जाना, वहाँ भी गाली गलौज करना। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कानून के मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं, हालांकि हमारा वो चैनल जब से बंद हुआ है, हमारे बहुत से ऐसे साथी मेरे से पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज महोदय, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, बहुत सारे हमारे आईपीएस अधिकारी और पुलिस के भी अन्य जवान, सेना के जवान जैसे और अधिकारी, और जो आईएएस अधिकारी, जो अच्छे लोग हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब से मेरा वो चैनल बंद हुआ है और एक मेरा फ़ोन था जिसमें बहुत से लोगों के नंबर थे, वो नंबर भी क्रैश हो गए हैं, तो वहाँ तक मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ एक थे जिनसे मैंने अभी, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब थे, उनको भी फ़ोन लगाया था, हालांकि उन्होंने भी उठाया नहीं है। उसके बाद में एक दो वकील को भी लगाया है। तो बहुत सी बातों का हमें भी नॉलेज नहीं रहता कि इस केस में जो दरोगा जी ने पावर का इस्तेमाल किया है वो जायज़ है या नाजायज़ है। एक तरफ सिविल की जो धाराएं हैं, आईपीसी से जो बीएनएस बना दी गई, उसके अलावा एक आर्मी का भी कानून है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फौजी आदमी को तुम कब अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। जैसे गांव घर में उदाहरण दिया जाता है ना कि बोले अभी आप पुलिस में कौन से पद पर हो,
तो अगर कोई बताएगा ना मैं आईपीएस हूँ, मैं एसपी लगा हूँ, तो जो गांव देहात के लोग बोलेंगे आईपीएस वगैरह तो ठीक है, थानेदार तो नहीं हो ना आप। तो उनको ये है कि थानेदार की पावर, ठीक है, तो थानेदार की पावर बहुत मतलब बड़ी समझते हैं लोग, और उसके पास पावर भी है और उन पावरों का दुरुपयोग करता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उससे ऊपर जो आईपीएस हैं उनसे भी ज़्यादा पावर उनके पास है, और वो ऐसे दरोगा को ठीक करने के लिए ही पढ़े लिखे लोगों को वहाँ यूपीएससी क्लियर करके वहाँ बैठाया जाता है, और ज़्यादा टॉप जो पढ़ लिख कर जाते हैं वो आईएएस बनते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ बैठा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज इस कहानी को सुने, और दरोगा जी ने जो फॉल्ट किया है उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उनके पास ये अधिकार है, क्या उन्होंने इसका सही किया है, इस विषय में अपना अपना कमेंट्स ज़रूर करें। और बहुत से साथियों के एक आगरा के मेरे साथ जुड़े हुए थे, हमारे बहुत पुराने आईएएस साहब, जिनको 3 प्रधानमंत्री के साथ और उसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, कानून मंत्रालय में भी कानूनों का अमेंडमेंट करने का अनुभव था। काफ़ी सीनियर सिटीजन थे, उनका नंबर मेरे पास सेव था, अब नहीं मिल पा रहा है। अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो मैं चाहूँगा कि मेरा नंबर मैं इसमें दे रहा हूँ, वो एक बार ज़रूर संपर्क करें। वो हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। उसी तरह बहुत सारे हमारे जज साहब, जिनके नंबर हालांकि मेरे पास कुछ तो सेव है, मैं मिला रहा हूँ तो उठा नहीं पा रहे हैं, और कुछ एक थे जो समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। तो मैं उन सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो मेरे तक आप तक पहुँचता है तो हमें ऐसे बहुत से विषय हैं उसके ऊपर मार्गदर्शन ज़रूर करें। आप एक बार व्हाट्सएप में मेरे से जो नंबर गुम हो गए, एक बार आप अपना एक बार परिचय दें और मेरे वो नंबर एक बार सेव करें या हमारा मार्गदर्शन करें। जो भी हमारे वकील साहब हैं या आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, हमारे सेना के अधिकारी हैं, जिनको लगता है कि हमें इन जवानों की लड़ाई के लिए या इस देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, तानाशाही चल रही है, उसके लिए हम इनको सलाह दें, तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मेरा नंबर दे रहा हूँ 8290354513 8290354513। ये मेरा नंबर है। जो मेरे से जुड़े हुए थे, जिनसे मेरा संपर्क टूट चुका है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो एक बार आप अपना डिटेल एक बार फिर से भेजें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं, जो मेरे से गुम हो चुके हैं, ताकि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। दूसरे हमारे जो साथी हैं, बहुत से साथियों के नंबर या उन तक ये वीडियो पहुंचता है, तो मैं चाहता हूं कि जिनका नंबर छूट गया मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार दोबारा, जो हमारी किसी भी प्रकार से इस लड़ाई में मदद कर सकें। साथ ही हमारा वो चैनल बैन है, या इस लड़ाई में हर प्रकार से चाहे हमें सलाह दे सकें या हमारी आर्थिक मदद। आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ बगैर आर्थिक मदद से ना तो हमारा वो चैनल खुल पा रहा है, और ना ही इस दूसरे चैनल को हम बढ़ा पा रहे हैं, और ना ही ढंग से लड़ाई लड़ पा रहे हैं। तो इस लड़ाई में अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई सही है, तो यही मेरा नंबर 8290354513 8290354513, ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बारकोड। आप सहयोग करें ताकि हम अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू रख सकें। बहुत से लोग सहयोग का नाम सुनते ही वीडियो को छोड़ देते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वीडियो को ना छोड़ें, आप वीडियो देखें, वीडियो को शेयर कर दें। आप नहीं तो हो सकता है कोई दूसरा भाई हमारी मदद करेगा, और आप मदद नहीं कर सकते तो जो नया हमने ये चैनल बनाया है इसकी संख्या बढ़ाओ, अपने साथियों को और रिश्तेदारों को जोड़ो। जब तक हमारी संख्या नहीं होगी तो हम ना ही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते, ना ही हम तानाशाहियों के खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें संख्या बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तन मन धन हर चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको लगता है तो सहयोग करें, नहीं कर सकते तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, ये कहानी सुनें। आपके साथ कभी कोई घटना होती है तो आप इस नंबर पर हमारे को भेज सकते हैं, जैसे होगी हमारे से मदद करेंगे। हालांकि इस विषय में भी मैंने बता दिया कि
पहले आपको मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि हमारे 2 जवान, जो मैंने बताया था, एक नेवी का मार्कोस कमांडो और एक आर्मी का जवान, जो कि राष्ट्रीय राइफल से छुट्टी आया हुआ था, उसके भतीजी की शादी में वो जाते हैं किसी प्रोग्राम में, और रास्ते में एक जगह वो फल खरीदते हैं उत्तर प्रदेश में ही। तो एक रेडी पर जो फल लगाते हैं, वो फल बेच रहे थे, वो मोमडन कास्ट के थे। यहाँ हमारे मुस्लिम भाई पहले पूरी कहानी को सुन लेना, नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि मैं फौजी हूँ और मेरे को कास्ट से मतलब नहीं है। मेरे लिए जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, हम भाई भाई हैं। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसको हमें बोलना पड़ता है। तो मुस्लिम कास्ट के फल विक्रेता थे। तो हमारे ये फौजी भाइयों ने, हालांकि फौजी भाइयों ने तो लगाया कि भाई वो, जैसे कई जगह देखा ना आपने, थूक वगैरह लगाते हैं, तो इन्होंने तो ये आरोप लगाया है। लेकिन बाद में लोगों ने और इन्होंने भी बताया कि भाई मोल भाव में कैसे भी इनकी छोटी मोटी बहस हुई। हालांकि मैंने फौजी भाई को भी कहा कि भाई जो आपकी बहस हुई है वो क्लियर बताओ, अगर आप हमारे से बातें छुपाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने दूसरे पक्ष का नंबर भी मांगा कि दूसरे पक्ष का नंबर दो, उनसे भी पूछेंगे, तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। और थानेदार साहब का भी मैंने नंबर लिया है कि वह उनसे बात करेंगे कि कहानी क्या है। तो जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ बहस हुई, इनकी कहा सुनी हुई, लेकिन ये फिर वहाँ से चले गए। लेकिन जब वापसी में आए तो जो बंदा था, बुजुर्ग था, और उसने 1-2 और साथियों को बता दिया। तो वापस में जब ये फौजी आए तो इनके साथ इनकी गाड़ी रोकी गई और इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें इनकी गाड़ी वगैरह भी तोड़ी गई। लेकिन यहाँ मैंने उन फौजियों को ये भी कहा कि अगर वो बुजुर्ग था तो हो सकता है पहले आप लोगों ने भी कुछ किया होगा, तभी वो इतनी खुंदक में होंगे। तो दूसरी पार्टी का नंबर लेके पता चलेगा मेरे को। ठीक है, चलो यहाँ तक भी कहानी मैंने बोला ठीक है, पहले आप अपनी कहानी बताओ। फिर उन्होंने बताया कि भाई हमारा झगड़ा हुआ, फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, 112 आई और दोनों को लेके चली गई। उनके भी कुछ बंदे थे, फौजियों को भी लेके। जब ये वहाँ पहुँचे, भाई पुलिस स्टेशन में गए, तो जो इनके पिताजी वगैरह थे, इनको भी कि भाई नौकरी का दिक्कत आएगी। फौजी आदमी को सबसे बड़ा इसी में डराया जाता है कि आपको केस हो गया तो आपकी नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। तो जैसा इनकी बातचीत हुई और वहाँ समझाइश से इनका राजीनामा करवा दिया गया। हमारे को भी इन्होंने बताया कि सर क्या करें। भाई ठीक है, राजीनामा कर लो, अच्छी बात है। दूसरी पार्टी भी तैयार हो गई, दोनों पार्टियों ने राजीनामा कर लिया। वहाँ एक SI साहब थे, उनसे बातचीत करके इनका राजीनामा करा दिया और ये आपके घर चले गए। मतलब केस वहीं क्लोज हो गया। जब अगर दोनों पार्टी एग्री हैं, FIR हुई नहीं, तो फिर उस SI साहब ने इन दोनों से, मेरे पास भेजा हुआ है राजीनामे की कॉपी, सब कुछ भेजा हुआ है। राजीनामा होने के बाद जब ये चले गए, तो जब दरोगा साहब जब पहुँचे हैं, तो मेन कहानी वहाँ से शुरू होती है। दरोगा साहब को जो चले चपाटे होते हैं, उन्होंने बता दिया कि आज तो 2 मुर्गी आई थी और इन्होंने राजीनामा करा दिया, तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा। ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं जहाँ तक ये कहानी है। दरोगा जी ने जो कहानी बनाई है वो तो ये है कि भाई, वो भी मैं आगे बताऊँ, चलो पहले मैं मेरा हिसाब बता देता हूँ कि उनको लगा कि पार्टियाँ तो चलेगी, हमारे क्या हाथ लगा। फिर उन्होंने, जैसे कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, खुद अपने हिसाब से FIR दर्ज कर दी और उस फल विक्रेता के जो मोमडन थे, मुसलमान थे, उनको भी उठा लाया और फौजी के वहाँ भी पहुँच गए। हालांकि जब इस झगड़े में भाई एक दूसरे के छोटी मोटी चोटें भी आई थी, तो फौजी को भी चोटें आई, तो वो MH में जाकर अपना इलाज करा रहे थे और वो नेवी सोल्जर भी चला गया था। लेकिन वो थानेदार जी अपनी मर्जी से रिपोर्ट दर्ज करते हैं, फिर रात को फौजी के घर जाते हैं, कहाँ है वो फौजी, उसके थाने भेजो, उसके लिए केस हो गया। तो फौजी की माँ ने, उसकी माँ और उसकी वाइफ रहते हैं, फौजी घर में भी नहीं था, कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। रात को ऐसा कौन सा अपराध था कि इनको रात को जाके गिरफ्तार करना था, मतलब केस को टाइट करने के हिसाब से। वहाँ भी गए, नेवी वाले के पास भी गए, हालांकि वो तो MH में थे। ठीक है, गिरफ्तारी तो नहीं कर पाए, लेकिन ये तंग किए। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि सर हमारा तो राजीनामा भी हो गया था, ऐसे ऐसे थानेदार नहीं कर दिया। मैं बोला ठीक है, नंबर भेजना, हम बात करेंगे। अब यहाँ तक की कहानी के बाद में मैंने उन बंदों से फिर पूछा कि भाई ठीक है, हम करेंगे अपने हिसाब से बातचीत है, और कुछ जो भी रिजल्ट होता है मेरे को बताना। मैंने नंबर भी लगाया, हालांकि बात नहीं हो पाई। लेकिन बाद में फिर मैंने बंदों को बताया कि कल क्या दिन में क्या होता है, या तो हम अपने हिसाब से वीडियो बनाएंगे, और जब आप लोगों की राजीनामी थी तो या तो उसी को वहीं की वहीं सेट आउट कर देना था। FIR हुई नहीं, उसने अपनी मर्जी से FIR कर ली, तो आप कोर्ट में जाके भी जो नियम है वहाँ भी FIR के बाद में भी राजीनामा पेश कर सकते हो। लेकिन दूसरी पार्टी से हम बात करेंगे
और कल मेरे को बताना, नहीं तो हम अपने हिसाब से करेंगे। बाद में हालांकि उस बंदे ने यहाँ से आगे मेरे को दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। उनका राजीनामा के बाद में हुआ या नहीं, या फिर उन्होंने पैसे दे के लेन देन किया, जब बताओगे नहीं तो हमें भी नहीं पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने कहानी पता की उसमें वो वहाँ तक तो सेम था कि भाई इनकी बहस वगैरह हुई थी, मोल भाव पे झगड़ा हुआ था, ये चले गए थे, आए थे, फिर दोनों पार्टियाँ झगड़ा की और थाने में राजीनामा भी हो गया था। लेकिन थानेदार का इरादा क्या था? थानेदार ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कहा कि भाई बाजार के लोगों ने बाजार बंद कर दिया, बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा था। जबकि सिर्फ ही नहीं 3-4 लोगों का झगड़ा था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के शांति भंग, जो सबसे बड़ी धारा इनके हाथ में आती है, शांति भंग, बाजार का माहौल खराब, बाजार के लोग डरे हुए हैं, मार्केट नहीं खोल रहे। तब कि हमने पता किया मार्केट उसी समय से कंटिन्यू खोल रहा था, कोई बड़ी तोब नहीं थी। लेकिन उसने बढ़ा चढ़ा कर केस बताना, वहाँ जाना, तो इसका इरादा क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ फौजी आदमी ने आगे हमें को बताया नहीं कि इनका राजीनामा हो गया या वो कोर्ट में पहुँचा, या तो वो लोग बताएं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि भाई आप बताएं, ताकि हम ऐसे उसका थानेदार साहब का उस FIR की कॉपी जो खुद उन्होंने की है, वो राजीनामे की कॉपी जो फौजी के घर गए, वो सारे वीडियो मेरे पास हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए होल्ड कर दिया कि हो सकता है उनका मामला ठीक हो गया हो, और ठीक हो गया, लेन देन हुई या नहीं हुई, या किस इरादे से वो की गई, हम चाहते हैं कि उस चीज़ों को बाहर आए। तो ये मैं जो हमारे से जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करें कि क्या हवलदार के पास ये सो मोटो की पावर है, राजीनामा के बाद जब तक FIR नहीं हुई वो उसको बढ़ा सकता है, और बढ़ा सकता है तो उसका इरादा क्या था? जबकि थाने में ये सोचा जाता है कि अगर फैसला बाहर की बाहर हो गया, वहाँ तक पहुँचे भी हो गया, जब तक FIR नहीं हुई। हम तो बहुत पुलिस स्टेशन में यहाँ लोगों के फैसले आते हैं तो पुलिस कहती है कि भाई क्या करें, बोलो अगर दोनों पार्टी राजी है तो किस लिए फालतू में फाइलों को उलझाना है, क्यों एक नया केस पैदा करना है। हमारे यहाँ तो ये मोटो होता है पुलिस का। हमारे बहुत से साथी पुलिस में हैं, बहुत से अधिकारी भी हैं, वो खुद कहते हैं कि यार राजीनामा हो जाता है तो क्यों यहाँ तक लाते हो। लेकिन उसका इरादा क्या था, उसके पीछे की क्या चीज़ें थी, मैं चाहता हूँ कमेंट्स करके बताएं। और वो आगे की कहानी अगर वो फौजी बताता है तो बाय नेम और वो सारे वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तब तक मैं आप लोगों से सलाह लेना चाहता हूँ कि कानून क्या कहता है, इसने किया जो सही किया या गलत किया, और अगर ऐसे लोगों के लिए कुछ कार्रवाई बनती है तो क्या की जाए। उन्होंने कानून तोड़ा, इसने स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन इन्होंने जो नाइट में जाके, जहाँ इनको पता है कि भाई फौजी आदमी वहाँ चलोगा, फिर भी उसके घर में दबाव बनाने के लिए जाना, बिना लेडीज पुलिस के जाना, सही है गलत है वहाँ बोलना, इन सब चीज़ों पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर जवाब दें। वीडियो सही लगे तो शेयर करें, और अगले वीडियो में आपके व्यू के बाद हम उसको बनाएंगे। और फौजी आदमी को भी, क्योंकि मैंने उस दिन उनका नंबर भी सेव नहीं किया कि आगे क्या हुआ, हालांकि मैं चाहूँगा तो देख लूँगा, लेकिन वो अगला बताए तब। लेकिन ये आज मेरे को याद आ गया तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो भेजा है कि इसमें क्या होना चाहिए था और उसने क्या किया। और इसमें मेरे को तो बता दिया वो जो इरादा है कि खाली हाथ पार्टी आई और मुर्गे चले गए, साफ ये झलक रहा है। हाँ, इसके बाद में भी उन्होंने फैसला कर लिया, ले दे के किया है, इंसानियत के नाते तो पहले ही कर सकते थे, जो कि SI साहब ने बात करके हो चुका था। आप अपने अपने विचार लिखें, बाकी की अपडेट आपको मैं दे दूंगा। एक बार फिर कहूँगा कि आप सब अगर जुड़ोगे तो हमारा भाई हौसला बढ़ता है इस लड़ाई में, और हम उस चैनल को भी खुला सकते हैं, तो सपोर्ट करें, चैनल से जुड़ें, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई बात आपके साथ घटना घटती है तो हमारे नंबर तक ज़रूर भेजें। थैंक यू।